दोस्तों बात करें तो Xiaomi की हालत अभी अच्छी नहीं चल रही है। इसके बारे में आप सब लोगों को पता है और ये भी पता है कि Xiaomi कैसे फर्स्ट पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पर आ गया और Samsung ने उसे अच्छे तरीके से ओवरटेक कर लिया। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा आखिर Xiaomi वाले इससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं? वेल, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई और पता लगा कि Xiaomi वाले कहीं ना कहीं कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि कमबैक हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश तो वो कर ही सकते हैं। अब ऐसी क्या कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले जो Xiaomi यहाँ पे अलग करने वाला वो करने वाला है कि 10,000 रुपए के नीचे जितने भी फोन्स होंगे उनकी क्वांटिटी कम से कम करने वाला है। जैसा कि आपको पता है Redmi और Poco के अंदर ज्यादातर फोन जो रहते हैं 20,000 से नीचे के आते हैं। 10,000 के आसपास भी Xiaomi बहुत सारे फोन लॉन्च करता है और यहाँ पे दिक्कत ये कि 10,000 रुपए का मार्केट हो गया है बहुत तेजी से कम। और यहाँ पे इन्फिनिक्स जैसी कंपनी काफी अच्छी वैल्यू मनी प्रोवाइड कर रही है, लावा जैसी कंपनी भी अच्छे फोन्स को यहाँ पे निकाल देती है, इसलिए उस मार्केट में Xiaomi यहाँ कंपीट नहीं कर पा रही। और उन्होंने भी डिसाइड किया कि Xiaomi अब प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेगी और Xiaomi का इस बार पूरा फोकस अपने ब्रांड को प्रीमियमाइजेशन करने पर होगा। यानी कि शॉर्ट में एक लाइन में अगर आंसर दो तो Xiaomi के फोन अब आपको महंगे देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हो कि वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। हो सकता है Xiaomi वाले कुछ अच्छे फोन्स होना है, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे, लेकिन अब प्रीमियम मार्केट के ऊपर Xiaomi खेलने का सोच रहा है, स्पेशली 30,000 के ऊपर। Redmi Note 12 Pro Plus की कीमत आप लोग देख चुके हो कितनी तेजी से ऊपर गई थी और 30,000 रुपए के ऊपर सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में जिस तेजी से फाइनेंस स्कीम, EMI ये सब ऑफर्स वगैरह आ गए हैं ना, वहां से उनको एक मौका मिलता है कि 30,000 रुपए के ऊपर वो भी अपना फोन बेच सकते हैं। क्योंकि ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखें तो 30,000 रुपए के ऊपर का सेगमेंट 11% इंक्रीज हुआ है। ये रिसेंट काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट थी, वहां से डेटा लिया गया है। इसके साथ ही एक और बात इधर ये भी है कि यहाँ पे Xiaomi अच्छे तरीके से फोकस करेगी अपने महंगे वाले सेगमेंट के अंदर, यानी कि 30,000, 40,000, 50,000 रुपए के ऊपर के सेगमेंट के ऊपर। इसके साथ ही ऑफलाइन के अंदर भी, क्योंकि उन्हें पता है ऑनलाइन में वो जितना जा सकते थे चले गए, लेकिन उन्हें अभी भी मालूम है कि ऑफलाइन अभी भी मेजर प्लेयर है। इंडिया में सैमसंग के A सीरीज के फोन ऑफलाइन में बहुत बिकते हैं, Vivo के ऑफलाइन में बहुत बिकते हैं और ये दो ऐसी कंपनी जो आज के समय में Xiaomi से आगे निकल गई है। और Vivo और Samsung ये चीज पुल ऑफ कर सकते हैं और Vivo जैसी कंपनी अच्छी स्पेसिफिकेशन, अच्छा फोन अगर डिलीवर कर सकती है तो ये लोग भी कर सकते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं Xiaomi के साथ, लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन अगर रखना चाहूँ तो ये बोलना चाहूंगा कि महंगा फोन ला रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसे ओवर प्राइस ना करें। अगर आप 30,000 रुपए या 35,000 रुपए किसी फोन के अंदर चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर वैसी स्पेसिफिकेशन दे, यानी कि कैमरा उस लेवल का दे, हार्डवेयर उस लेवल का दे, ये एक बात है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर पे जो कि MI UI है वहां पर भी काम करने की जरूरत है, अपडेट्स में पीछे छोड़ रहा है। और आज के समय में 30,000 रुपए में Android 12 वाला फोन लाना कोई सेंस नहीं बनता। कम से कम Android 13 पे लाइए और जल्दी से जल्दी उसे अपडेट देने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही ब्लोटवेयर्स को कम कीजिए, एड्स को कम कीजिए। अगर आपको प्रीमियम खेलना है तो प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देना भी जरूरी है। और पास्ट में जो गलतियां हुई थी मदरबोर्ड की या फिर दूसरे बग्स आने की, वो सब रिपीट ना करे तो एक मौका हो सकता है Xiaomi के पास। बाकी देखने वाली बात है कि Xiaomi कमबैक कर पाते कि नहीं, कोशिश वो कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप लोग क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट बात बताना ना भूलना। इसके साथ बात करने वाला हूं एप्पल के इंडिया के कुछ प्लान्स की। देखो, एप्पल का एक फिजिकल स्टोर तो इंडिया में ओपन होने वाला है और एप्पल ऑलरेडी अपने पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं इंडिया में अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का। सुना है कि iPhone 14 सीरीज का प्रोडक्शन शुरू हो गया और iPhone 15 की लाइनअप को भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, क्योंकि वो चाइना से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन एक और रिपोर्ट से पता चला कि जो फॉक्सकॉन है वो इंडिया में एयरपॉड्स बनाने का प्लान कर रही है और अगर एयरपॉड्स भी अगर इंडिया में बने तो एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब एक राज की बात बताता हूँ, मेजॉरिटी जो प्रीमियम ईयरफोन्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं ना, सारे मेड इन चाइना। आप किसी भी कंपनी का नाम ले ले, वो कहीं ना कहीं चाइना से बनवा रही है। और अगर एप्पल जैसी कंपनी अगर प्रीमियम सेगमेंट की ईयरफोन्स अगर इंडिया में बनाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। हालांकि प्रीमियम सेगमेंट की ईयरफोन्स इंडिया में हो सकता है उतने ना चले, लेकिन इसका बेनिफिट पता है क्या होगा? इंडिया से बन के कोई चीज बाहर जाती है ना तो उससे बहुत प्रॉफिट होता है और ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनी अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बना रही है, मतलब एप्पल का एयरपॉड्स इंडिया में बन रहा है और जा रहा है सीधे US में, कितनी अच्छी बात है ना। मतलब उसके पीछे लोगो पे लिखा होगा डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन इंडिया। ये भी काफी बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। डेफिनेटली एक अच्छे डायरेक्शन में काम हो रहा है। यहाँ पे फॉक्सकॉन
फॉक्सकॉन ने प्लान किया $200 मिलियन की फैक्ट्री के लिए भी, जिसके अंदर वो अपकमिंग एयरपोर्ट्स को यहाँ पे डेवलप करेंगे, उसे बनाएंगे यहाँ पे। और ऑब्वियसली टाटा से रिलेटेड भी न्यूज आती रहती है कैसे वो विस्ट्रॉन को एक्वायर करके वहां पर भी अपने मल्टीपल आईफोन्स की आपकी प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी, जो कि देखा तो 2023 में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी। इसके साथ ही बात करें कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का, वो थी सैमसंग की फेक मून फोटोज। अब देखा तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो मंडे को बनाया था, लेकिन इसके ऊपर लिटरली सैमसंग ने पूरा एक ब्लॉग पोस्ट रिलीज किया और सारी चीजें डिटेल में क्लियर करी। और उनका पता है ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर क्या था कि जब भी आप मून की फोटोग्राफ लेंगे तो मोबाइल फोन के अंदर जो सीन ऑप्टिमाइजर है वो ऑन होगा, वो डिटेक्ट करेगा कि मून कैसा होता है, और उसके बाद एआई की प्रोसेसिंग होगी, उसी इमेज पे वो इमेज रिप्लेस नहीं करेगा और उसके अंदर एडिशनल डिटेल टेक्सचर्स वगैरह को ऐड करके आपको एक परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये एक चीज है जो सैमसंग ने यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दिया है। एग्जैक्टली में हुआ क्या था, किसी ने मून की फोटो ली, डाउनलोड करी, उसको जबरदस्ती का लो रिजोल्यूशन का बनाया, उसे ब्लर किया, मॉनिटर पे लगाया, अंधेरे में जाके फोटोग्राफ लिया और पिक्चर बिल्कुल क्लियर आई थी। और ये बोल दिया कि ये फोटो वैसे ही लेगा मोबाइल फोन जैसा आपको रियल मून होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में काफी अच्छे तरीके से बात करी है, लेकिन मेन बात यहाँ पर है कि सैमसंग की एआई डेफिनेटली यहाँ पे काम कर रही जो कि मून की फोटोग्राफ को इनहेंस कर रही थी। इससे ज्यादा चीजें कुछ नहीं है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर कितने लोग मून की फोटोग्राफ यहाँ पे लेते हैं। यहाँ तक कि इस कंट्रोवर्सी के आने से पहले कितने लोगों को पता था कि मून की फोटोग्राफ सैमसंग के फोन से आप ले सकते हैं, है ना? काफी इंटरेस्टिंग चीज। हालांकि देखा तो कुछ अलग ही लेवल पे कंट्रोवर्सी पहुंच गई थी कि सैमसंग को ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालना पड़ गया, लेकिन हाँ, ये एक चीज है यहाँ पे चल रही है। इसके साथ ही बात करें इंडिया में 5G रोल आउट की, तो एरिक्सन की चीफ का यहाँ पे कहना है कि इंडिया में जो 5G रोल आउट हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। देखो, इंडिया की बात की जाए तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 5G रोल आउट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, हमेशा डिले हो रहा है। लेकिन एक बार 5G का ऑक्शन हुआ, धीरे धीरे शोकेस करना शुरू हुआ ना, तो इस समय 5G की स्थिति ऐसी है कि इंडिया में इस समय जियो 5G 365 सिटीज में अवेलेबल है, एयरटेल का 5G 265 सिटीज में। और ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि रोजाना 5G इंडिया में पहले से बेटर हो रहा है, पहले से ज्यादा नए शहरों में पहुंच रहा है, उन शहरों को अच्छे तरीके से कवर कर रहा है और लोगों का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि पूरे इंडिया को 5G कर दिया कोने कोने तक, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जहां पे पूरा इंडिया 5G के साथ कवर हो जाएगा। ये बात भी बता सकता हूं कि इंडिया के अंदर 5G का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा तेज से हो रहा है और यहां पर देखा तो टेक्नोलॉजिकली भी वो काफी एडवांस है। जैसे कि बात करें जियो के अंदर 5G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आता है, VoNR का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा स्टैंड अलोन नेटवर्क ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी एडवांसमेंट है। और देखा जाए तो बहुत जल्दी इंडिया के अंदर 5G का डिप्लॉयमेंट हुआ है। और अभी समय बात करें तो पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो इस समय अगर आप 5G फोन लेते हो तो शायद ये सबसे सही समय होगा, क्योंकि 5G देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से फैल रहा है इंडिया में, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है स्पेशली जियो का, तो फ्री में आप जियो का 5G यहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर यह कि 4G भी कहीं जाने नहीं वाला, 5G आने के बाद भी 4G कुछ सालों तक रहेगा। और अगर आपके पास करंट 4G फोन है, अच्छे तरीके से चल रहा है, तो 5G की हाइप में कूदने की जरूरत नहीं है, अपने उस फोन को चला सकते हैं। अगर नया फोन लेने वाले हैं तो ही उसके ऊपर 5G को कंसिडर कीजिए, लेकिन जबरदस्ती पुराने 4G फोन को डिच करके 5G फोन पर आने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए टिप रहेगी। इसके साथ ही AI की दुनिया के अंदर GPT-4 आ गया, जो कि काफी ज्यादा एडवांस AI है। ओपन AI ने काफी अच्छा काम किया है। हालांकि बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्कैरी लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। जैसे कि GPT-4 की यहाँ पे बात ये कि यहाँ पे उन्होंने एक रफ डिजाइन बनाया वेबसाइट का, कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसको एक पेपर पे डिजाइन किया और AI ने उस चीज को पढ़ा, समझा और एक प्रॉपर वेबसाइट का यहाँ पे कोड लिख दिया, पूरी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर दी। इस टाइप की काफी सारी चीजें। अब देखा जाए तो इससे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हुए, काफी सारी जॉब्स रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं। एग्जैक्टली में ये होगा कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी और करंट में अपनी जो जॉब है अगर उसके अंदर आप AI को इम्प्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ये एक फायदा है GPT-4 के साथ, यानी कि AI जो रहेगा वो ऐसा रह जाएगा कि इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल टूल हो जाएगा जो आपकी मदद करेगा आपके रिजल्ट्स को बेटर और जल्दी अचीव करने के लिए। यानी किसी आदमी को अगर एक काम करने में 1 दिन लगता है तो AI की मदद से वो काम 1 घंटे में किया जा सकता है। 1 दिन का काम अगर 1 घंटे में हो रहा है, इससे AI का डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा। मैं भी काफी सारे कामों के लिए AI का यहाँ पे यूज करता हूँ, जिससे काफी ज्यादा एफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब लोगों के ऊपर है कि वो यहाँ पे इसको किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी यहाँ पे। इस हफ्ते ये कुछ एक्साइटिंग न्यूज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी। बाय द वे आप लोग का इन सब के बारे में क्या ओपिनियन है, बात नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।